इसराइल ने बैरूत के बीचों बीच भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए हैं और इन हमलों में कम से कम 182 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही घंटों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन इसराइल ने साफ कर दिया है कि यह समझौता लेबनान पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है और उसने दक्षिणी लेबनान में अपने ज़मीनी ऑपरेशन को जारी रखने की बात भी दोहराई दी है। बताया जा रहा है कि इसराइल ने महज 10 मिनट के अंदर 100 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें जो बीच का बैरूत का इलाका, रिहायशी इलाका और व्यवसाय इलाका भी शामिल है। आसमान में काला धुआं दिखाई दिया है, सड़कें दहल उठी हैं और एम्बुलेंस लगातार घायलों को अस्पताल उन्होंने पहुंचाया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया है कि इमारतें अचानक ढह गईं और कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लेबनान इस सीज़फायर का हिस्सा नहीं है और इजराइल की कार्रवाई को अलग संघर्ष बताया है, जबकि ईरान और पाकिस्तान का दावा है कि ये युद्ध विराम लेबनान पर भी लागू होना चाहिए। इस हमले के बाद ईरान ने प्रतिक्रिया देते हुए स्टेट ऑफ हार्मोज में तेल टैंकरों की आवाजाही फिर से रोक दी है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सालेम और राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक उल्लंघन और बर्बर कार्रवाई बताया है। वहीं इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन अस्थायी लोगों का दावा है कि जिन इमारतों पर हमला हुआ है वो पूरी तरीके से रिहायशी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हालात और ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं और लाखों लोग पहले ही विस्थापित हो चुके हैं, कम से कम 11 लाख के आसपास। और ये अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये संघर्ष और बड़ा रूप लेगा या फिर कूटनीतिक कोशिशें इस आग को और बुझा पाएंगी। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वह हिजबुल्लाह के साथ किसी भी सीज़फायर पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेगा, जबकि अगले हफ्ते लेबनान के अधिकारियों के साथ वाशिंगटन डीसी में अहम बातचीत होने वाली है। इसी बीच ज़मीन पर हालात लगातार और बिगड़ रहे हैं और दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिनमें 3 इमरजेंसी वर्कर्स भी शामिल हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कई इलाकों पर एक साथ हमले किए गए और दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बताया ये जा रहा है कि नबातिया जो एक इलाका है वहाँ पर माय फदून इलाके में एक रिहायशी इमारत पूरी तरीके से तबाह कर दी गई। वहीं इसराइल के अमेरिका में राजदूत येचियल लाइटर ने कहा कि ये बातचीत लेबनान सरकार के साथ औपचारिक शांति वार्ता की शुरुआत होगी, लेकिन इसमें हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा और उन्होंने हिजबुल्लाह को शांति में सबसे बड़ी बाधा बताया है। दूसरी तरफ लेबनान के सांसद हसन फदल्लाह ने इस कदम का विरोध जताते हुए कहा है कि इजराइल के साथ सीधी बातचीत देश के संविधान और राष्ट्रीय समझौतों का एक उल्लंघन है और इससे देश के अंदरूनी हालात और ख़राब होंगे। वहीं लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने भी अमेरिका का अपना दौरा टाल दिया है, जबकि देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखा जा सके। इस बीच रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और लेबनान सरकार ने इजराइल से हमले रोकने की अपील की है ताकि बातचीत के लिए माहौल एक बनाया जा सके, लेकिन व्हाइट हाउस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि जब तक लेबनान में जंग नहीं रुकती तब तक वह अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएगा, जबकि इजराइल लगातार अपने हमले जारी रखे हुए है। पिछले कुछ हफ्तों में करीब 2000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसे में साफ है कि एक तरफ कूटनीतिक बातचीत की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत यह है कि जंग अभी भी पूरी तरीके से ऐसे ही जारी है और हालात किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर 32 घंटे का सीज़फायर घोषित कर दिया है और ये सीज़फायर शनिवार शाम 4 बजे से शुरू होकर रविवार रात तक लागू रहेगा। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सेना को हर दिशा में लड़ाई रोकने का आदेश दिया गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई उकसावे वाली कार्रवाई होती है तो जवाब देने के लिए तैयार रहें। दूसरी तरफ व्लादिमीर जेलेंस्की ने इससे पहले प्रस्ताव ये दिया था कि दोनों देश ईस्टर के दौरान कम से कम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोक दें और ये पेशकश उन्होंने अमेरिका के जरिए रखी थी, जो इस जंग में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। हालांकि कीव की तरफ से अभी तक पुतिन के इस ऐलान पर
कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यहाँ ये भी याद रखना बेहद ज़रूरी है कि इससे पहले भी कई बार सीज़ फायर की कोशिशें हुई हैं, लेकिन उनका ज़मीन पर ज़्यादा असर नहीं देखा गया है। पिछले साल भी ईस्टर के दौरान रूस ने करीब 30 घंटे का सीज़ फायर घोषित किया था, लेकिन दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगाए थे। इस बार भी हालात कुछ अलग हो गए या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि करीब 1200 के जो किलोमीटर है लंबी फ्रंट लाइन पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगियों की कोशिशों के बावजूद अब तक किसी बड़े समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है और ध्यान अब मिडल ईस्ट के बढ़ते तनाव की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। ऐसे में 32 घंटे का सीज़फायर क्या सच में राहत की खबर लेकर आएगा या सिर्फ एक और प्रतीकात्मक कदम साबित होगा? यही इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी नज़रों का एक सवाल है। अब्दुल फतेह अल बुरहान की अगुवाई वाली सूडानी सेना के अंदर ही कई गंभीर दरारें उभरती दिख रही हैं। ये पूरा मामला ईरान, इजराइल, अमेरिका संघर्ष से जुड़कर और ज़्यादा पेचीदा हो गया है। दरअसल सूडान की सरकार ने सऊदी अरब के जुबैल शहर पर ईरानी हमलों की निंदा की है, जबकि उसी सरकार के अंदर मौजूद कुछ गुट खुले तौर पर ईरान के समर्थन में खड़े नजर आए हैं। यही अंदरूनी टकराव अब सूडान की राजनीति और जंग दोनों को प्रभावित कर रहा है। सूडान की सेना यानी SAF के गठबंधन में इस्लामिक गुट, जिहादी संगठन और सेकुलर एक्टिविस्ट सब शामिल हैं और यही मिक्सचर अब टकराव की जड़ बन चुका है। एक तरफ बुरहान अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और पश्चिमी देशों के कारण ईरान से दूरी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके करीबी सहयोगी अल नाजी अब्दुल्ला जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर ज़मीनी हमला कर देते हैं तो वे लड़ने के लिए अपने लड़ाके भेज देंगे। बुरहान ने ऐसे बयानों को कुचलने के लिए सख्त चेतावनी दे दी है। बाद में उस नेता को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन इससे ये साफ हो गया है कि सेना के अंदर एक मत नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिका ने सूडानी मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और आरोप लगाया गया कि उसने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से समर्थन मिला है। इस फैसले ने सूडान की राजनीति को और ज़्यादा अस्थिर कर दिया, क्योंकि कुछ गुट इसे अमेरिका की साजिश बता रहे हैं तो कुछ इसे शांति की दिशा में एक अहम कदम मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सूडान में असली जंग भी जारी है, जहां सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। राजधानी खार्तूम पर सेना का पूरा कंट्रोल है, लेकिन दारफूर जैसे इलाकों में RSF की पकड़ मजबूत बनी हुई है। इस युद्ध में बाहरी ताकतों की भूमिका भी साफ दिख रही है, जहां UAE RSF का समर्थन कर रहा है, जबकि मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की अलग अलग स्तर पर सेना के साथ जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर तस्वीर यहाँ पर साफ बनती दिख रही है कि सूडान इस वक्त सिर्फ एक गृह युद्ध नहीं बल्कि एक बड़े जो पॉलिटिकल खेल का मैदान बन चुका है, जहां हर फैसला तुरंत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इस्लामिक राजनीति और क्षेत्रीय ताकतों के संतुलन के हिसाब से लिया जा रहा है। और यही वजह है कि वे जानकार मान रहे हैं कि बुरहान को बहुत जल्द एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। क्या वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए इस्लामिक गुटों से दूरी बनाएंगे या फिर युद्ध जीतने के लिए उन्हीं ताकतों पर निर्भर रहेंगे? क्योंकि फिलहाल सूडान की किस्मत इसी दौराहे पर खड़ी नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच 6 हफ्तों से चल रहे युद्ध को ख़त्म करने के लिए आमने सामने बातचीत शुरू हो गई है और ये अहम बातचीत इस्लामाबाद में हो रही है, जहां शहबाज शरीफ की मध्यस्थता में दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे हैं। बताया जा रहा है कि पहले ये बातचीत इनडायरेक्ट यानी परोक्ष रूप में होनी थी, लेकिन अब दोनों टीमें सीधे बातचीत कर रही हैं, जो इस पूरे संकट में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई JD वेंस कर रहे हैं, जिनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद हैं। वहीं ईरान की तरफ से 70 से ज़्यादा लोगों का दल आया है, जिसकी अगुवाई मोहम्मद बाकर गलीवाफ और अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी मध्यस्थ भी इसी कमरे में मौजूद हैं, जहां ये सीधी बातचीत हो रही है और इसे शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले दोनों पक्षों ने अलग अलग तौर पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिन्होंने उम्मीद जताई
कि ये बातचीत क्षेत्र में स्थायी शांति की तरफ एक पहला कदम साबित होगी। हालांकि बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब पहले ईरान ने साफ कहा था कि जब तक लेबनान में सीज़फायर शामिल नहीं किया जाता है और अमेरिका प्रतिबंधों में राहत नहीं देता है, तब तक वो बातचीत में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लेगा। लेकिन अब इन शर्तों के बीच भी बातचीत शुरू हो चुकी है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ प्रगति हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में युद्ध विराम और ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करने जैसे मुद्दों पर शुरुआती सहमति बनती दिख रही है। हालांकि अभी सब कुछ शुरुआती दौर में है और किसी भी अंतिम समझौते की पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच इजराइल और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि लेबनान में चल रहा सैन्य अभियान इस सीज़फायर का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, जबकि ईरान और पाकिस्तान इसे समझौतों में शामिल मान रहे हैं, जिससे स्थिति और ज़्यादा जटिल हो गई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर बयान देते हुए कहा है कि ईरान के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है और उसे समझौता करना ही पड़ेगा, जबकि जेडी वेंस ने भी संकेत दे दिए हैं कि अगर ईरान ने चालाकी दिखाई तो अमेरिका सख्त रुख अपनाएगा। आपको बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में 2 हफ्तों के अस्थायी सीज़फायर का ऐलान किया था, जिससे अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले फिलहाल रुके हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में ईरान की नाकाबंदी अभी भी जारी है, जिसने वैश्विक तेल आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। और साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग भी अभी भी जारी है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र अब इस्लामाबाद में चल रही इन अहम बातचीत पर टिकी हुई है कि क्या ये वार्ता सच में इस बड़े संघर्ष को ख़त्म कर पाएगी या फिर हालात और ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं।